सुबह का समय था। हल्की हल्की धूप गांव की कच्ची सड़क पर बिखरी हुई थी। चंदा अपने छोटे से बैग को कसकर पकड़े घर के बाहर खड़ी थी। माँ, हम सच में नानी के घर जा रहे हैं ना? हाँ बेटा, अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बचा। पर माँ, हम अपना घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? ये सुनकर चंदा एक पल के लिए चुप हो गई। उसने धीरे से मुड़कर अपने घर की तरफ देखा। कभी कभी बेटा, हालात हमें वो फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं जो हम लेना नहीं चाहते। चंदा और सोनू दोपहर तक उसके मायके पहुंच गए। दरवाजे पर खड़ी माँ ने जैसे ही चंदा को देखा, वो तुरंत उसके पास आई। अरे चंदा, आ गए तुम दोनों? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। हाँ माँ, रास्ते में थोड़ा वक्त लग गया। आ बेटा, अंदर चल, थक गए होगे। तभी अंदर से वर्षा बाहर आती है। अरे दीदी, आप आ गई? एक बार बता तो देती, मैं खुद आपको लेने आ जाती। अरे नहीं वर्षा, इतनी तकलीफ क्यों देती? खुद आना ही ठीक लगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ आप अपने घर में हो। चंदा उसकी तरफ देखती है, आंखों में हल्की राहत दिखती है। तभी अंदर से कदमों की आवाज आती है। अरे वाह, इतना सारा सामान। क्यों चंदा, ये सब देखकर तो लग रहा है जैसे यहाँ बसने का पूरा इरादा है। नहीं भाभी, बस हालात ऐसे हो गए कि यहाँ आना पड़ा। दीदी, ये भी तो इनका ही घर है, जब चाहे आ सकती हैं। बिल्कुल, चंदा का इस घर पर उतना ही हक है जितना तुम सबका। रेखा का चेहरा थोड़ा उतर जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। अरे मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया, आखिर अचानक इतना सामान देखकर सवाल तो उठेगा ही। शाम ढल चुकी थी। आंगन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चंदा, उसकी माँ पार्वती और वर्षा साथ बैठे थे। माँ, मैं जानती हूँ मेरे यहाँ आ जाने से सबको परेशानी होगी। ये कैसी बात कर रही है तू? ये तेरा ही घर है चंदा। घर तो है माँ, लेकिन हालात बदल जाते हैं ना। हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। दीदी, ऐसा मत सोचिए, आप इस घर पर कोई बोझ नहीं है। हम सब आपके अपने हैं और हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। नहीं वर्षा, मैं समझती हूँ सब, लेकिन बस थोड़ा वक्त चाहिए। मैं सब संभाल लूंगी। ज्यादा दिनों की बात नहीं है, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। रेखा दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सब सुन रही है। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ है। अपने घर को तो संभाल नहीं पाई, अब यहाँ आकर बोझ बनेगी। ऊपर से बच्चा भी साथ है, मनहूसियत अलग फैलेगी। देखती हूँ कितने दिन का थोड़ा वक्त है। रात हो चुकी थी। आदित्य और माधव काम से लौटकर घर आए। जैसे ही माधव अंदर आया, उसकी नजर चंदा पर पड़ी और वो खुश हो गया। अरे दीदी, आप कब आई? कैसी हैं आप? और हमारा सोनू दिखाई नहीं दे रहा। ठीक हो माधव? सोनू अंदर सो रहा है, रास्ते में ही थक गया था। तभी सोनू दौड़ता हुआ आया और चंदा के पास खड़ा हो गया। अरे, ये हमारा सोनू है। कितना बड़ा हो गया है। पिछली बार तो इतना सा था। क्यों बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है मामा, मैं रोज होमवर्क करता हूँ। तभी आदित्य, चंदा का बड़ा भाई, अंदर आता है। आ गई चंदा, सफर ठीक रहा ना? रास्ते में ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई? हाँ भैया, सब ठीक था। आ गए आप लोग? जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है, ठंडा हो जाएगा। रात काफी हो चुकी थी। घर में सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। आदित्य बिस्तर पर बैठा कुछ सोच रहा था। तभी रेखा उसके पास आती है। एक बात पूछूं आपसे, ये चंदा कितने दिनों के लिए आई है? रेखा, अभी अभी तो आई है वो। थोड़ा वक्त तो रहने दो, खुद ही चली जाएगी। खुद चली जाएगी? आपको सच में ऐसा लगता है? जिस तरह से वो सामान लेकर आई है, मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि वो जल्दी जाने वाली है। देखो रेखा, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन वो मेरी बहन है। अगर अपने ही घर नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? 2 दिन की बात है, सब संभल जाएगा। देखिए, मैं सीधी बात करती हूँ, मैं ये सब ज्यादा दिन नहीं झेल सकती। एक तो पहले से ही घर में माधव और उसकी जिम्मेदारियां, ऊपर से अब आपकी बहन और उसका बेटा भी। थोड़ा वक्त दे दो, मैं खुद उससे बात करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। आप उनसे साफ साफ बात कर लीजिए। जितनी जल्दी हो सके कोई इंतजाम करके यहाँ से चली जाए। मैं सच कह रही हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। अगली सुबह चंदा रसोई में चुपचाप नाश्ता बना रही थी। चूल्हे की हल्की आवाज के बीच वो अपने काम में लगी थी। तभी रेखा अंदर आती है। चंदा, जरा संभाल के खाना बनाना, अब घर में लोग बढ़ गए हैं ना, राशन भी उतनी ही जल्दी खत्म होने लगा है। जी भाभी, ध्यान रखूंगी। मैं अपने और सोनू के लिए थोड़ा कम ही बना लिया करूंगी। इतने में वर्षा अंदर आई और माहौल समझते ही रुक गई। अरे दीदी, आप भी ना, इतना मत सोचिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता ही है घर में। तुम्हारे लिए शायद ये छोटी बात हो, लेकिन जब रोज हर खर्च सोच समझकर करना पड़े ना, तब असली परेशानी समझ आती है। फिर भी दीदी, घर अपने लोगों से ही तो होता है। 2 रोटी ज्यादा बन जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रेखा ने चंदा को देखा, कुछ पल के लिए चुप रही।
फिर बिना कुछ कहे मुड़कर बाहर चली गई। चंदा दीदी, आप मन छोटा मत कीजिए। दीदी कभी कभी बिना सोचे बोल देती हैं। नहीं वर्षा, वो गलत नहीं कह रही है। मैं ही कोशिश करूंगी कि किसी को परेशानी ना हो। वर्षा ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे की हल्की सी उदासी छुप नहीं पाई। चंदा रसोई और आंगन के बीच लगातार काम में लगी हुई थी। एक खत्म नहीं होता कि दूसरा सामने आ जाता। चंदा, हाथ तेज चलाओ, अभी बहुत काम बाकी है। ये कपड़े भी धोने हैं और उसके बाद रसोई भी साफ करनी है। अभी कर देती हूँ भाभी। और सुनो, ये आटा भी गूंथ लो। मुझे बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। चंदा बिना कुछ कहे सिर हिला देती है और एक काम छोड़कर दूसरा पकड़ लेती है। तभी पार्वती अंदर आती है। ये सब देखकर रुक जाती है। रेखा, इतना सारा काम एक साथ क्यों दे रही हो? सुबह से लगी हुई है चंदा, थोड़ा तो आराम करने दो। माँ जी, काम ही तो करवा रही हूँ। घर में रह रही है तो थोड़ा हाथ बंटाना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी ये मेरे और चंदा के बीच की बात है। आप परेशान मत होइए, मैं सब संभाल लूंगी। एक पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। तभी दरवाजा खुलता है। आदित्य और माधव अंदर आते हैं। दोनों के चेहरे उतरे हुए होते हैं। पार्वती घबराकर आगे बढ़ती हैं। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? ठीक नहीं है माँ, हमें काम से निकाल दिया गया। क्या? लेकिन क्यों? अचानक ऐसा क्या हो गया? कह रहे थे काम कम हो गया है, लोगों की जरूरत नहीं रही। अजीब बात है, जब से चंदा इस घर में आई है तभी से कुछ न कुछ गड़बड़ ही हो रही है। ये क्या कह रही हैं भाभी आप? इसमें चंदा दीदी का क्या कसूर है? मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही माधव, पर बार बार एक जैसी बातें नजरअंदाज भी नहीं होती। रेखा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ जी, आप हमेशा चंदा की तरफदारी करती रहिए। बाद में जब सब हाथ से निकल जाएगा ना, तब समझ आएगा। रात का समय था। चंदा, पार्वती और वर्षा तीनों एक साथ चुपचाप बैठी थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे बहुत सी चिंताएं छिपी थी। माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। बेटी, माँ से अपने दिल की बात भी कोई छुपाता है क्या? बता, क्या बात तुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही है? माँ, वो सोनू की फीस भरनी है और मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं है। सोच रही थी अगर आप थोड़ी मदद कर दें, मैं कुछ समय बाद वापस कर दूंगी। चुप कर चंदा, ये वापस कर दूंगी क्या होता है? क्या अब तू अपनी माँ से भी उधार लेने लगी? बस यही सोचकर हिम्मत नहीं हो रही थी कि आपने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है। सुन, जो भी मुझे पेंशन के पैसे मिलते हैं ना, अब मैं वो आदित्य को नहीं दूंगी, सीधे तेरे हाथ में दूंगी, और वो भी सिर्फ सोनू की पढ़ाई के लिए। वर्षा चुपचाप सब सुन रही थी, फिर हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ती है। और दीदी, आप अकेली नहीं हैं, मैं भी तो हूँ ना आपके साथ। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, हर महीने थोड़ा थोड़ा मैं भी दे दूंगी। सोनू की पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं रुकेगी, ये हमारा वादा है। आप दोनों ने तो मेरी सबसे बड़ी चिंता ही खत्म कर दी। अब मुझे सच में लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। रेखा चुपचाप बिना आवाज किए सारी बातें सुन चुकी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वाह, तो अब ये सब मिलकर घर चलाएंगी। माँ के पेंशन के पैसे भी अब चंदा को मिलेंगे। पहले ही घर में आकर बोझ बन गई, ऊपर से अब पैसे भी अपने नाम करवा रही है। नहीं, ये सब ऐसे नहीं चलेगा। उसकी आंखों में भरी जलन चेहरे पर साफ उतर आई थी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना कल को ये पूरा घर ही अपने कब्जे में कर लेगी। इतना कहकर रेखा गुस्से में मुड़ती है और धीरे धीरे वहां से चली जाती है। रेखा तेज कदमों से अंदर जाती है। आदित्य कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था। तभी रेखा बिना रुके बोल पड़ती है। देखा आपने, मैंने पहले ही कहा था, आपकी बहन यहाँ ऐसे ही नहीं आई है। क्या हुआ रेखा, साफ साफ बोलो। आपकी बहन इस घर पर राज करने आई है। अभी तो माँ के पेंशन के पैसे अपने नाम करवा रही है, और कुछ दिन बाद देखना, ये पूरा घर भी उन्हीं भाई बहन का हो जाएगा। आदित्य थोड़ा असहज हो जाता है, उसे बात समझ नहीं आती। रेखा, बिना वजह ऐसी बातें मत करो, चंदा ऐसी नहीं है। आप तो बस अच्छे बनते रहिए, सब पर भरोसा करते रहिए, और उधर धीरे धीरे सब कुछ आपके हाथ से निकलता रहेगा। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं कह रही, जो सच है वही बता रही हूँ। अभी आपकी माँ साफ कह रही थी कि आप पेंशन का सारा पैसा चंदा को देंगी, सिर्फ सोनू की पढ़ाई के लिए। अगली सुबह पार्वती आंगन में बैठी गहरे सोच में डूबी थी। तभी आदित्य थोड़ा झिझकते हुए उनके पास आता है। माँ, आपसे एक बात करनी थी। दरअसल मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी। बेटा, इस बार जो पेंशन के पैसे मिले थे ना, वो मैंने चंदा को दे दिए, सोनू की पढ़ाई के लिए, इसलिए अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक पल के लिए सब कुछ जैसे थम जाता है। आदित्य का चेहरा सख्त हो जाता है। क्या माँ, आपने एक बार मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? हम पहले से ही उसे यहाँ रहने दे रहे हैं, क्या वो कम है? अब उसके बेटे की पढ़ाई के लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। आदित्य की आवाज अब और तेज हो जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। आपको पता है ना, मेरी नौकरी चली गई है।
अब घर कैसे चलेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, ये सोचा आपने? आदित्य, ये कैसी बातें कर रहा है तू? चंदा तेरी छोटी बहन है, उसका हक है इस घर पर। और रही बात पैसों की, तो बेटा नौकरी फिर से मिल जाएगी, लेकिन अगर आज सोनू की पढ़ाई रुक गई तो उसका भविष्य रुक जाएगा। इतने में पीछे से कदमों की आहट आती है। माधव वहां आ जाता है। भैया, माँ गलत नहीं कह रही हैं। सोनू की पढ़ाई बहुत जरूरी है और चंदा दीदी इस वक्त मुश्किल में है। ऐसे में अगर हम ही उनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? वाह, अब तुम भी उनका पक्ष लेने लगे। लगता है इस घर में मेरी बात की कोई कीमत ही नहीं रह गई। दूर खड़ी रेखा ये सब देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि जो बीज उसने बोया था वो अब असर दिखाने लगा था। दोपहर का समय था। चंदा थाली लेकर चुपचाप एक कोने में बैठी खाना खा रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। तभी रेखा वहां आती है। उसकी नजर सीधे चंदा की थाली पर पड़ती है। वाह चंदा, तुम्हें तो आराम ही आराम है, जब देखो खाना खाते ही दिख जाती हो। नहीं भाभी, सुबह से काम में लगी थी, अभी पहली बार बैठी हूँ खाने। अच्छा, काम में लगी थी? यहाँ दोनों भाइयों का काम छूट गया है। घर की हालत देखी है तुमने? लेकिन तुम्हें तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चंदा चुप हो जाती है। वो कुछ कहना चाहती है लेकिन खुद को रोक लेती है। खाना हो गया हो तो जल्दी खत्म करो। घर की साफ सफाई करनी है तुम्हें। मेरी बहनें आने वाली हैं और मैं नहीं चाहती कि उन्हें घर बिखरा हुआ दिखे। कुछ समय बाद घर का दरवाजा खुलता है और रेखा की दोनों बहनें अंदर आती हैं। हंसी मजाक के साथ माहौल थोड़ा चहल पहल वाला हो जाता है। उधर चंदा चुपचाप फर्श साफ कर रही होती है। अरे रेखा, ये कौन है? नई नौकरानी रख ली क्या? अरे नहीं, नौकरानी नहीं है, मेरी ननद है चंदा। क्या करे, पति के जाने के बाद बेचारी के पास कहीं जाने की जगह नहीं थी, तो हमने ही अपने घर में रख लिया। अब घर में रह रही है तो थोड़ा हाथ बटा देती है। चंदा के हाथ धीरे धीरे रुक जाते हैं। उसकी आंखों में चोट साफ दिखती है। अच्छा किया तूने, कम से कम काम भी हो जाता है। इधर आदित्य चुपचाप बिस्तर के किनारे बैठा था। चेहरे पर साफ निराशा झलक रही थी। तभी रेखा कमरे में आती है। तुम सही कह रही थी रेखा, इस घर में अब मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही। रेखा ध्यान से उसकी बात सुन रही थी, जैसे उसे पहले से ही ये सब पता हो। माँ ने अपनी पूरी पेंशन के पैसे भी चंदा को दे दिए और मैं यहाँ खाली हाथ बैठा हूँ। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूँ। इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हो रहे हो आप? जब तक आप खुद कुछ बड़ा नहीं करोगे, कोई आपको यहाँ इज्जत नहीं देगा। क्यों ना आप अपना खुद का कोई काम शुरू करो, छोटा ही सही, लेकिन अपना। काम शुरू कर लूं, पर रेखा, उसके लिए पैसे चाहिए और अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऊपर से नौकरी भी चली गई। हर काम की शुरुआत पैसे से नहीं, हिम्मत से होती है। आप किसी से उधार ले लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और जब काम चल निकला तो सबका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा। आदित्य कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में अब निराशा की जगह एक नया ख्याल जन्म ले रहा था। अगले दिन घर में सब अपने अपने काम में लगे थे। घर से निकलते वक्त आदित्य चुपचाप घर के कागज अपने बैग में रख लेता है और बिना किसी को बताए सीधे लोन लेने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद वो एक आदमी से मिलता है और उससे पैसों के बारे में बात करता है। कागज तो ठीक है, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन एक बात साफ समझ लो, अगर समय पर उधार नहीं चुका पाए तो ये घर हमारा हो जाएगा। आदित्य एक पल के लिए चुप हो जाता है, फिर खुद को संभाल कर जवाब देता है। मैं समझता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक पैसा समय पर लौटा दूं। ठीक है, उम्मीद है तुम अपनी बात पर टिके रहोगे। आदित्य पैसे ले लेता है और बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। शाम का समय। रसोई में चंदा चूल्हे पर खाना बना रही है। पास ही सोनू किताब लेकर बैठा है, लेकिन उसका ध्यान बार बार माँ पर जा रहा है। कुछ देर चुप रहने के बाद सोनू धीरे से बोलता है। माँ, एक बात पूछूं? गुस्सा तो नहीं करोगी? पहले बोल तो सही, फिर देखेंगे गुस्सा करना है या नहीं। माँ, मुझे ना बहुत दिनों से गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है। आज गली में सब खा रहे थे तो मुझे भी। तो ये बात है, इसलिए आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। ठीक है, तू चिंता मत कर, रुक, मैं अभी तेरे मामा से बात करती हूँ, वो तेरे लिए हलवा ला देंगे। सच में माँ? ला देंगे ना? मना तो नहीं करेंगे? अरे अपने भांजे के लिए इतना भी नहीं करेंगे क्या? तू बस अच्छे से पढ़ाई कर, बाकी मैं देख लूंगी। चंदा वापस चूल्हे की तरफ मुड़ जाती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता साफ दिख रही होती है। आंगन में आदित्य और माधव बाजार जाने को तैयार खड़े हैं। पास ही पार्वती चारपाई पर बैठी है। तभी चंदा धीरे धीरे वहां आती है। भैया, एक बात कहनी थी। सोनू को कई दिनों से गाजर का हलवा खाने का मन है। अगर आप बाजार जा ही रहे हैं तो क्या थोड़ा सा ले आएंगे? चंदा, यहाँ घर का खर्चा संभालना मुश्किल हो रहा है और तुम्हें हलवे की पड़ी है।
हर चीज तुरंत मिल जाए, ऐसा नहीं होता। मैं बस पूछ रही थी भैया, बच्चे का मन था, इसलिए सोचा कह दूं। अगर मुश्किल है तो रहने दीजिए। भैया सोनू कब से बोल रहा है, अगर मना कर देंगे तो उसे बुरा लगेगा। माधव, तू बीच में मत बोल, अभी तुझे समझ नहीं है इन बातों की। आदित्य, बात करने का ढंग सीखो। चंदा ने कोई बड़ी चीज नहीं मांगी है, बच्चे की छोटी सी इच्छा है। अगर हो सके तो ले आना, नहीं हो सके तो प्यार से समझाया भी जा सकता है। आदित्य थोड़ा चुप हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी बनी रहती है। समय बीतता गया। रेखा चंदा से घर के सारे काम करवाती और हर बात पर ताने देती रही, कभी कपड़े कभी बर्तन। चंदा चुपचाप सब सहती रही। उधर आदित्य भी हर बात पर उसे नीचा दिखाने लगा। एक शाम चंदा झाड़ू लगा रही थी। पास ही पार्वती चारपाई पर बैठी उसे उदास नजरों से देख रही थी। हे भगवान, ये कैसी रीत बना दी तूने। पिता का साया उठते ही बेटी अपने ही घर में पराई हो जाती है, और भाई, वही भाई जिसके लिए वो सब छोड़ देती है, आज उसी के लिए बोझ बन जाती है। एक दिन दोपहर के समय घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। गली में लोग धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। सबकी नजर उसी घर पर टिक जाती है। गाड़ी से कुछ आदमी उतरते हैं और उनके बीच वही आदमी होता है। आदित्य, बाहर आओ, बहुत इंतजार कर लिया हमने, अब हिसाब पूरा करने का वक्त आ गया है। आदित्य घबराया हुआ बाहर आता है। पीछे पीछे माधव, पार्वती और बाकी घर वाले भी आ जाते हैं। क्यों आदित्य, अभी तक हमारे पैसे पूरे नहीं किए, या ये घर ऐसे ही अपने पास रखने का इरादा है? भैया ये लोग कौन है? आदित्य कुछ बोल नहीं पाता, उसकी खामोशी ही सब बता देती है। सीधी बात, या पैसे दो या घर खाली करो, क्योंकि अब ये घर हमारा है। घर खाली? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं पैसे दे दूंगा, बस थोड़ा सा और समय दे दीजिए, हालात ठीक नहीं है। समय? तुम्हें जितना समय चाहिए था वो हम दे चुके हैं, अब और नहीं आदित्य। भैया सच क्या है, ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तभी रेखा अचानक आगे आती है। इस बार उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही होती है। भाई साहब, हमें सिर्फ कल तक का समय दे दीजिए, हम किसी भी तरह पैसे का इंतजाम कर देंगे, आपको एक एक पैसा लौटा देंगे। ठीक है, आखिरी मौका दे रहा हूँ, कल तक पैसे मिल गए तो ठीक, वरना अगले दिन मैं सीधा घर खाली करवाने आऊंगा। ये कहकर वो अपने आदमियों के साथ वापस मुड़ जाता है। सबके जाते ही घर के अंदर भारी सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजर आदित्य पर टिक जाती है। माहौल एकदम तनाव से भर जाता है। आदित्य, ये सब कौन थे और ये घर की बात क्यों कर रहे थे? साफ साफ बताओ। भैया हमसे कुछ छुपा क्यों रहे हो? मामला इतना बड़ा है और हमें पता तक नहीं। माँ, मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे अपना काम शुरू करने के लिए और घर गिरवी रख दिया। ये क्या कर दिया तुमने आदित्य? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार हमसे पूछा तक नहीं। ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है। तो क्या करता मैं माँ? इस घर में मेरी कोई कीमत बची ही कहाँ है। काम छूट गया, ऊपर से जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी आपने चंदा को दे दिए। मैं क्या करता, बैठकर तमाशा देखता? चंदा ये सुनकर एकदम सन्न रह जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं। भैया मेरी वजह से अगर घर पर इतना बोझ आ गया है तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे अब क्यों भोली बनने का नाटक कर रही हो चंदा? सच तो यही है ना, तुम्हारे आते ही घर की हालत बिगड़ती चली गई और अब देख लो बात घर तक आ पहुंची है। भाभी, सच ये है कि हालात पहले से खराब थे। हर बात का दोष चंदा दीदी पर डालना ठीक नहीं है। शाम का समय, घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा होता है। चंदा धीरे धीरे चलते हुए पार्वती के पास आती है, जो चारपाई पर चुपचाप बैठी होती है। माँ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, एक जरूरी काम है। ध्यान से जाना और जल्दी लौट आना बेटी। रात गहरा चुकी होती है। घर के माहौल में बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। चंदा अब तक घर नहीं लौटी थी। माधव इधर उधर नजर दौड़ाता हुआ पार्वती के पास आता है। माँ, दीदी अभी तक नहीं आई, शाम से कहीं दिख भी नहीं रही। पता नहीं बेटा, शाम को गई थी, तब से बस इंतजार ही कर रही हूँ। तभी पीछे से आदित्य आता है। चेहरे पर चिड़चिड़ाहट और बेचैनी दोनों होती हैं। शाम से गई है और अब तक नहीं आई, कहीं भाग तो नहीं गई हमें इस हालत में छोड़कर? चुप कर आदित्य, जुबान संभाल के बात कर। वो तेरी बहन है, कोई पराई नहीं। अपना बच्चा छोड़कर कोई माँ ऐसे नहीं जाती, समझा? कुछ समय बाद दरवाजे के बाहर हाथ में एक थैला पकड़े हुए चंदा खड़ी होती है। चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सुकून। चंदा, आ गई तू? कहाँ चली गई थी बेटी? जान ही निकल गई थी मेरी। तभी छोटा सोनू दौड़कर उसके पास आता है। माँ, आप कहाँ चली गई थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। बस बेटा, थोड़ा सा काम था। चंदा आगे बढ़ती है और सीधे आदित्य के सामने आकर रुक जाती है।
फिर वो अपने हाथ का थैला उसकी तरफ बढ़ा देती है। भैया, इसमें मेरे सारे गहने हैं। मैंने इन्हें सोनू के भविष्य के लिए संभाल कर रखा था, लेकिन अभी इस घर को बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आप इन्हें बेच दीजिए और उस आदमी के पैसे लौटा दीजिए। नहीं चंदा, ये तू क्या कर रही है? ये तेरे गहने हैं बेटी। कोई बात नहीं माँ, इन गहनों से ज्यादा जरूरी हमारा घर है। अगर घर ही नहीं रहेगा तो इनका क्या मतलब? आदित्य की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो पहली बार चंदा की तरफ सीधा देखता है। चंदा, मुझे माफ कर दे। मैंने हर बात के लिए तुझे ही दोष दिया और आज तू ही इस घर को बचाने के लिए आगे खड़ी है। चंदा, मैंने भी तुम्हें बहुत कुछ सुनाया, हर बात पर तुम्हें नीचा दिखाया, लेकिन तुमने कभी जवाब नहीं दिया। आज समझ आया, गलती हमारी थी। चंदा कुछ पल दोनों को देखती है। उसकी आंखों में दर्द भी है, लेकिन अपनापन भी। गलती अगर समझ आ जाए तो माफी अपने आप मिल जाती है भाभी और भैया। ये घर मेरा भी है, इसे बचाना मेरा फर्ज था, एहसान नहीं। अगले ही दिन आदित्य ने चंदा के गहने बेचकर उस आदमी के सारे पैसे लौटा दिए। घर बच गया, लेकिन उस दिन के बाद इस घर में बहुत कुछ बदल चुका था। अब चंदा सिर्फ एक बोझ नहीं, बल्कि इस घर की असली ताकत बन चुकी थी।